हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो इससे पहले हमारी रीजनिंग की आ चुकी है। वो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो हमारी मैथ की है। इसमें क्या है कि जो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए थे प्रश्न, हम उनको सॉल्व कराने वाले हैं। वो भी शिफ्ट वाइज शिफ्ट हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। ठीक है साथियों, तो आज हम मैथ की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और ये वही प्रश्न होंगे जो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए थे। इनसे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा एसएससी जीडी 2022 में। तो साथियों, इस हमारे चैनल से जुड़े रहें और चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है इसमें, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में रुपए 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। साथियों, देखिए किस तरह से यह प्रश्न पूछा था। तो इसी तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और आगे जो एग्जाम होगा उनमें ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे झट से कर देंगे। तो साथियों, इस सवाल को हम करते हैं। देखिए कि इसमें हमें क्रय मूल्य मानना है 100 रुपये। कितना? 100 रुपये मानकर हम क्रय मूल्य चलते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें एक बात कही है कि जो 164 रुपये की वृद्धि हुई है ना, इससे पहले देखो यहाँ ये 12% की हानि और कितने में 8.5% के लाभ में बदल जाती है। 164 की वृद्धि हो जाती है तब। तो यहाँ देखिए 12% की हानि, यानी कि हम 100 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है साथियों, फिर इधर देखिए आप, यहाँ ये जो 12% की हानि है वो किस में बदल जाती है? 8.5%, यानी कि 100 में हम 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 108.5। अब यहाँ उसने क्या बोला है कि 164 रुपए की क्या होती है? वृद्धि। तो हमें यहाँ परसेंट में देखना है, जो हमने माना था उस हिसाब से कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हो रही है हमारी 20.5 की। कितने की? 20.5 की। और प्रश्न में कितने की वृद्धि हो रही है? 164 रुपए की। तो ये 164 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है साथियों, तो यानी कि हमारी तरफ से वृद्धि हो रही है, वो हो रही है 20.5 की। ठीक है साथियों, और जो प्रश्न में दे रखा है वो कितने की वृद्धि दे रखी है? 164 की। और हमें निकालना क्या है? 100 का मूल्य, क्योंकि 100 ही हमें मान करके चले। तो चलिए इसे रख देते हैं 164 बर्थडे में, और ये 20.5 और इंटू हमें ये 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ हम इसे, तो ये 205 से और 1640 है, ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 8 बार में। कितने बार में? 8 बार में। अब 8 का गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 800, यानी कि 800 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न में ये पेपर में पूछा गया था कि 18 संतरों को रुपए 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है साथियों, यानी कि 18 संतरों को 151.20 रुपए में बेचने पर, किस पर? बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए साथियों कि आजकल क्या है, एग्जाम में ये पॉइंट वाली संख्या जरूर देता है। आप लोग क्या है कि बिना पॉइंट की और सीधी सीधी संख्याओं को यहाँ घर पर हल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने से, प्रीवियस पेपर लगाने से हमें पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस पेपर को हल करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी 2022 में। तो साथ ही उस प्रश्न को हम देखते हैं कि हम देखो यहाँ पर एक व्यवस्था बनती है कि हम ऊपर रखते हैं रुपयों को और नीचे रखते हैं हम वस्तुओं को। किसको? वस्तु को। ठीक है साथियों, सिर्फ यही याद रखना है आपको बस। अब यहाँ पर देखते हैं कि रुपए कितने हमारे? 151.20। ठीक है साथियों, और वस्तु कितनी है हमारी? 18। कितनी है? 18। अब यहाँ पर बात आती है कि 20% की हानि होती है बेचने पर। ठीक है साथियों, बेचने पर हानि होती है, तो यहाँ पर हमें उल्टा चलना होगा, यानी कि 20% की हानि, तो हम ये नीचे आ जाएगी 80। ठीक है साथियों, फिर आगे 30% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये 30% लाभ की बोल रहा है, तो ये 130 हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर
हल करते हैं, ये इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे ये डबल जीरो बढ़ जाएगी और ये डबल जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी और एक ये कट जाएगी। अगर हम इसे काटें तो ये आपका देखो 18 144 और 18 पंज 90, ये ज़्यादा निकल जाएगा, 18 चौका 72। ठीक है साथियों, यानी कि 84 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 से ये भी कट रहा है तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है साथियों, अब 21 का और 13 का हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 21 का और 13 का, यानी ये हो जाएगा 13 एकम 13 हासिल 1, 26 और 1 27, यानी कि 273 बटे में ये वाली संख्या 20। अब हमारा जो निकल के आया वो क्या है कि 273 रुपए में 20 संतरे बेच रहा है। कितने में? 273 रुपए में 20 संतरे बेच रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 819 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, यानी कि 273 में 20 बेच रहा है तो 819 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, ये पूछ रहा है। तो अब हम इसे यहाँ हल कर लेते हैं, यानी बराबर का चिन्ह होता है तो आमने सामने की संख्या ये कट जाती है। तो 273 से 819 को हम काटेंगे, यानी कि ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है साथियों, कितने बार में? 3 बार में। अब 20 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 60, यानी कि जो 60 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 819 रुपए में कितने संतरे बेचेगा वो? 60 संतरे। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न हमारा ये है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया, यानी कि वो पहले अंकित कर रहा है, ठीक है, किया, उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। फिर आगे उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये निकालना है। ठीक है साथियों, तो हमारी जो ये ट्रिक है, ट्रिक मान लो या तरीका मान लो, तो ये पहले हम क्रय मूल्य लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम अंकित मूल्य। ठीक है साथियों, आप भी ऐसे ही लिखा करो, जल्दी से हो जाएगा। अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लें। ठीक है साथियों, अगर दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से 100 रुपये मान लें, क्योंकि 100 से क्या है कि जल्दी हो जाती है लाभ या हानि प्रतिशत निकालने में। अब वो कह रहा है कि उसने इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, यानी कि वो अंकित मूल्य यहाँ पर अंकित कर रहा है कि उसे 28% का लाभ अर्जित हो। तो 100 हमने क्रय मूल्य माना तो हम 28% लाभ करेंगे, कितना हो जाएगा? 128। ठीक है साथियों, फिर आगे कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, यानी कि यहाँ पर उसने 15% की छूट देकर और यहाँ पर बेच दिया विक्रय मूल्य। तो इसका अगर हम 15% की छूट यानी कि 85/100, तो हम इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 17 और ये हो जाएगा 20। ठीक है साथियों, फिर हम इसे भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 और ये हो जाएगा 10। फिर हम इसे यहाँ गुणा कर देते हैं, 17 चौके 68 और 17 पंजे 45, 17 छिंगी 102 और 6 108, और हम इसका भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 108.8। ठीक है साथियों, अब 108.8 हो गया, तो अब ये पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले हमने ये 100 रुपये में खरीदी थी और कितने में बेच दी? 108.8 में, तो ये लाभ कितने का हो गया हमारे यहाँ? 8.8। कितने का? 8.8% का लाभ हो गया। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर 8.8 हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये है कि एक दुकानदार ने ₹1200 में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे। ठीक है साथियों, यानी कि उसका सीपी कितना है? 1200 रुपये में और 150 पेन खरीदे। ठीक है साथियों, फिर आगे उसने 1620 रुपये में और 180 पेन के भाव से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यह हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत हो रहा है या हानि प्रतिशत। ठीक है साथियों, तो हम सीपी लिखते हैं, यहाँ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, हमारी जो खरीद है क्रय मूल्य, तो वो कितना है? 1200 रुपये में कितने पेन खरीद रहा है? 150।
ठीक है साथियों। अब सेलिंग प्राइस यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है 1620 रुपए में, और कितने बेच रहा है 180 पेन, ठीक है साथियों। फिर वो पूछ रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हमें अगर मान के चलो हम यहाँ पर अगर एक पेन की वैल्यू निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं ना आसानी से, फिर तो ये आंसर आ ही जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य का अगर हम एक पेन की वैल्यू निकालें तो 0 से 0 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आ गया आपका ये 1 और ये 8, यानी कि उसने 1 रुपए में और ये 8 रुपए में एक पेन खरीदा। कितना 8 रुपए में, क्योंकि ये रुपए ही तो है हमारे, और ये हो गए पेन। तो 8 रुपए में एक पेन खरीदा, ठीक है। और उसने इसकी भी एक की वैल्यू निकालो 0 से 0 18 9 162, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ 9 रुपए में एक पेन बेच दिया। अब एक ही पेन की बात आ रही है, ये वैल्यू तो समान हो ही गई, ठीक है ना। 8 रुपए में कोई हम पेन खरीद रहे हैं और 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो वैसे अगर हम निकालें तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का 1 रुपए का, लेकिन वो प्रतिशत में निकलवा रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 1 बटे और क्रय मूल्य ये कितना है 8 रुपए, और परसेंट निकालने के लिए 100। अगर हम इसमें भाग देंगे 100 में तो यह आ जाएगा आपका 12 सही 1/2% लाभ, यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है साथियों। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो साथियों अगले सवाल आपके सामने हैं, और चलिए इन्हें देखते हैं किस प्रकार से हम इन्हें हल करेंगे। तो साथियों ये आपका क्षेत्रमिति वाला सवाल है। सवाल है आपका, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है, और उसका परिमाप दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर, और तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज आप जानते ही होंगे, ये समकोण त्रिभुज आपका, ठीक है साथियों। इसमें जो लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 5:12:13, ये एक तरह ये ट्रिपलेट बोलते हैं इसे, ठीक है साथियों। यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी आपकी कर्ण, ठीक है। अब इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हो, लंब को आधार को चेंज भी कर सकते हो। तो इसे हम 5 मान लें और ये 12 उसके अनुसार जिस ये दे रखा है ना उसमें। तो बस अब इसमें आपका जो परिमाप दे रखा है, तो हम इसका जो अनुपात वाली संख्या है इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका 13 12 25 और 5 30, कितना हो जाएगा 30। तो 30 बराबर कितने हो जाएगा ये 90 के, ठीक है साथियों। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 1 बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब पूछ रहा है, वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने 1 की वैल्यू यानी कि 3 आ गई, तो इन सभी की वैल्यू अलग अलग निकालने हमें से, ठीक है। तो इसकी अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे। तो 3 यानी 5 तिया ये 15 हो जाएगा, ठीक है साथियों। और 12 तिया 36 ये हो जाएगा, और 13 तिया 39 ये हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है साथियों। अब यही इसी सूत्र के माध्यम से हम और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कितनी है 36। तो अब यहाँ 2 से इस 18 ये 18 बार कट जाएगा, ठीक है साथियों 36, और 18 का हम इससे 15 से गुणा कर देंगे। तो 18 पंजे 90 हासिल 9, और 18 कम 18 18 और 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 270 आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है साथियों। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर, सूची मूल्य समझ रहे हो यहाँ क्या होता है सोचो, यानी सूची मूल्य होता है आपका अंकित मूल्य। क्या अंकित मूल्य, यानी सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर रुपए 1638 रुपए में बेचता है, ठीक है साथियों। यदि उसे कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो हमने जो पिछले सवाल में किया था, पहले हमें लिखना है क्रय मूल्य और फिर ये अंकित मूल्य फिर लिखना है हमें विक्रय मूल्य, ठीक है साथियों। तो यहाँ कह क्या रहा है ये कि 16% सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर कितने में बेच रहा है 1638 रुपए में, यानी कि जो बेच कितने में रहा है 1638 में।
कितने परसेंट की छूट दी थी यहाँ पर 16% की। तो हम यहाँ 16% की अगर ये छूट देकर बेच रहा है 1638 में, तो हम पहले यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसे, फिर बाद में मिटा देंगे। 1638 गुणा ऊपर आ जाएगा ये 100 बटे में आ जाएगा आपका कितना है ये 84। ठीक है साथियों, क्योंकि हम उल्टा चलेंगे ना तो 100 आपका ऊपर आ जाएगा, अगर हम सीधा चलेंगे तो ये 100 नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसे काटेंगे, ये आपका कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है साथियों, फिर इसे काटो आप, 7 दूनी 14 और 2 7 21 और 7 चौके 28। ठीक है साथियों, फिर आगे और कट रहा है आपका ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 चौके 12 और ये 3 7 21 और 3 बटे 24। ठीक, फिर आगे हम इसे काटेंगे, ये 25 से आपका ये कट जाएगा। अब 25 गुणा हम 78 करेंगे, कितना आएगा आपका, देखिए 25 अट्ठे 200 हासिल 20 और 25 सत्ते 175, 175 और 195 कितना 195। यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य निकल कर आया वो कितना निकला 1950 रुपये। कितना निकला ये 1950 रुपये। अब वो कह क्या रहा है कि 30% का लाभ होता है, यानी कि यदि उसे कोई छूट नहीं दी होती, अगर ये जो छूट दी है ना, अगर ये नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। अगर मान के चलो यहाँ पर हमने ये 16% की छूट दी है, ठीक है, तब जाकर के 1638 में बेचा, लेकिन छूट नहीं देते तो वो 1950 रुपये में बेचता। ठीक है ना, तो हम यहाँ जो लाभ है आनी है वो हम यहीं पर निकालेंगे अब अंकित मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। तो अब यहाँ 30% का लाभ हो रहा है 30% का लाभ कब हो रहा है, ये 1950 में बेचने पर। तो अब हम यहाँ 1950 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे मिटा करके अब यहाँ पर लिखना है आपको, क्योंकि फिर दोबारा से हमें उल्टा ही चलना है। तो 1950 गुणा ऊपर 100 आएगा, क्यों आएगा अभी बताया मैंने, बैक चलना है। ठीक है, और 30% का लाभ यानी ये हो जाएगा आपका 30% यानी 130। अब हम जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है साथियों, अब ये 13 से कट आएगा, देखो 13 एकम 13 कितना बच जाएगा आपका 6 13 पंजे 65 और 15 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा 1500। ठीक है साथियों, तो आंसर आपका कितना आ गया 1500, यानी कि जो क्रय मूल्य था वो हमारा कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है साथियों, आई समझ में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि देखो कि 5 संख्याएं हैं। ठीक, कितनी संख्या दे रखी है आपको 5 संख्याएं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो 5 संख्या दे रखी है और उनका औसत भी दे रखा है 26। तो हम पहले इसका जो योग है उसे निकाल लें। ठीक है साथियों, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 26 गुणा 5, तो 26 पंजे 130, यानी कि टोटल जो हमारा योग है वो कितना है पांचों संख्याओं का 130। अब यहाँ बात आती है, अगर हम इसे विस्तार से करें तो थोड़ा समय लग सकता है, वैसे समय लगेगा नहीं है ना, लेकिन हम इसे ऑप्शन से करेंगे ना तो बहुत जल्द निकल जाएगा। क्योंकि पेपर अगर हम जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, तो हमें ये नहीं चाहिए कि नहीं हमें तो ये सिर्फ टाइप के हिसाब से ही निकालना है। नहीं, अगर हमारा आंसर ऑप्शन से जल्दी आ रहा है तो हम ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है पेपर में। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखें ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 28, ऑप्शन बी में है 32, ऑप्शन सी में है 30 और ऑप्शन डी में है 29। तो अब अगर हम मान के चलो हम ऑप्शन नंबर सी को उठाएं 30 को, तो देखो उसने क्या कहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर। ये 5वीं संख्या ही तो निकालनी है हमें, तो 5वीं संख्या हम 30 मान के चलते हैं। चलो 30 का एक ये 5/6, 30 का 5/6 क्यों कह रहा ना 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है क्या, चारों संख्याओं का औसत। तो इसका जो ये 6 से कट जाएगा, 6 35 और 5 25। ठीक है ना, अब यानी कि 30 का 5/6 कितना निकला 25। ठीक है ना, और हमने मानी कितनी 30 ही तो संख्या मानी है ऑप्शन के हिसाब से 5वीं संख्या। अगर हम इसमें से 5वीं संख्या को घटा दें और यहाँ पर 25 ही आ जाएगा, देखना अगर सही होगा तो हमारा कितना बचता है यहाँ 100।
अब 100 जो योग है वो 4 संख्याओं का बचा है, तो इन चारों संख्याओं का औसत कितना बन जाएगा, 25 ही बन जाएगा। यानी कि उसने कहा था ना कि 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है, तो इन दोनों का जो बराबर ही तो हुआ ये 25 से 25, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शन से भी करने में आसानी हो ना तो ऑप्शन से कर दिया करो, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले सवालों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं इन्हें किस तरीके से हम हल करेंगे। तो इसमें आपका 8वें नंबर का प्रश्न है कि सोमू ने रुपए 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, तो 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो साथियों ये साधारण ब्याज से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर इसे हम किस तरीके से हल करेंगे। ये भी घुमाया हुआ सवाल है क्योंकि यहाँ पर 7% प्रति 6 महीने की दर से दे रखा है। तो देखो हमारा जो सूत्र है वो तो है यह साधारण ब्याज निकालने का, साधारण और ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है साथियों। इस सूत्र को तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो चलिए हम इसी सूत्र के आधार पर हम इसे हल करते हैं। तो मूलधन कितना दे रखा है आपका 10,000, ठीक है साथियों। अब बात आती है यहाँ पर कि 7% प्रति 6 महीने, यानी कि 6 महीने की ये जो दर है कितनी है 7%, तो हम इसे साल भर की मान के चलें तो कितनी हो जाएगी आपकी 14%, कितनी हो जाएगी 14। तो हम इसे रखेंगे 14 और गुणा, और ये आपका कितना दे रखा है आपके 6 महीने की दर से, समय कितना दे रखा है आपका 3 वर्ष, कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है साथी। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हम इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है साथियों। फिर 100 यानी 1400, 4200, जो आपकी ब्याज होगी वो कितनी हो जाएगी 4200। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी कि यहाँ मिश्र धन निकालना है हमें। तो ये हमारी मूलधन कितना था 10,000 रुपये, ठीक है साथियों, और ब्याज कितनी निकली हमारी 4200 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,200, 00241, तो कितना हो जाएगा आपका 14,200। तो यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य, यानी जैकेट हैं ए और बी, उनके मूल्य का जो अनुपात है वो दे रखा है 7:9। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। तो यहाँ जैकेट ए का मूल्य ए अनुपात बी, इनका जो मूल्य दे रखा है अनुपात में 7:9, ठीक है साथियों। फिर यहाँ कह रहा है कि जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से कितना कम है 380 रुपये, और यहाँ अनुपात में कितना कम है ये देखो पहले, यहाँ 2 कम है, यानी कि 2 अनुपात में कम है, और प्रश्न में जो दे रखा है वो कितना कम है 380 रुपये, ठीक है साथियों। ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा यह आपका 190, एक बराबर कितना आ गया आपका 190। अब निकलवा क्या रहा है वो, तो जैकेट बी का मूल्य क्या है बस हम यहाँ से निकाल देंगे, 1 बराबर 190 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, यानी बी का जो अनुपात दे रखा है 9, तो हम यहाँ रख देंगे 190 गुणा 9, ठीक है साथियों। फिर 0 गुणा करेंगे इसका, 9 में 81, 8, 9 एकम 9, 9 और 8 आपका हो जाएगा 17, ठीक है साथियों। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए समझ में आ गया तो हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि रुपये 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुने
तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच रुपयों में अंतर कितना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो राशि है वो कितनी दे रखी है, 6225 रुपये। कितनी, 6225। और जो इनके हिस्से दे रखे हैं वो कितने हैं, ये कितने हिस्से हैं, यहाँ पर 3 हिस्से में है ना, ये लीजिए। और जो आपस में बराबर हैं, यानी पहले हिस्से का कितना 4 बराबर, दूसरे हिस्से का कितना है 5 गुना, और तीसरे हिस्से का कितना है 7 गुना, यानी कि ये बराबर में दे रखे हैं, यानी गुने। ठीक है, हम इनका अनुपात बनाते हैं। हम इसे ए मान लें, ए, और इसे बी, और इसे सी। ठीक है साथियों, अब हम इनका अनुपात बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमें ए का अनुपात निकालना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है साथियों, अब ए का अनुपात निकालना है तो हमें ए को हिसाब लेना है, 7 और 5 का गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 7 5 35 अनुपात। फिर हमें बी का निकालना है ना, बी का, तो बी को हम ढक देंगे और जो बची संख्या है उनका गुणा कर देंगे, 7 चौके 28 अनुपात। फिर हमें सी निकालना है तो सी को ढक लो, जो संख्या बच रही है हम उसका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। ठीक है साथियों, अब ये इनका जो अनुपात निकला है, तो अब हम यहाँ से इसे हल कर सकते हैं। तो देखो कैसे, कि जो अनुपात में हमारी जो कुल राशि है वो कितनी बैठ रही है, इसे जोड़ो तो ये हो जाएगी आपकी है 83। कितनी हो जाएगी 83, क्योंकि ये 8 5 13 और 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 83। तो हमारी तरफ से यानी जो अनुपात की तरफ से राशि बैठी है वो कितनी है 83, और जो प्रश्न में धनराशि दी गई है वो कितनी है 6225। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बताओ, 6225। अब हम यहाँ एक की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम इसे काटते हैं तो आपका आ जाएगा ये 75। आप काट लेना, ये 75 आ जाएगा। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा 75, क्योंकि देखो 8 7 56 यानी 560 और 75 ही आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखो कि निकलवा क्या रहा है, वो पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर। तो यहाँ पहले और दूसरे हिस्से के बीच, यानी इसमें अंतर कितने का है 7 का, कितने का है 7 का, 7 चौके 28 7 5 35 यानी 7 का। तो यहाँ 7 का अंतर है, अंतर ही निकलवा रहा है, तो 1 बराबर 75 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, यही तो निकलवा रहा है। तो एक ये 75 गुणा और 7। ठीक है साथियों, तो यहाँ हम इसका गुणा कर देंगे, 7 5 35 3 और 7 7 49 और 3 52, कितना 49 और 3 52। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये सवाल, मैंने आपके लिए 10 प्रश्न कराए हैं, या आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथियों इनसे क्या है कि आपको जो ये एग्जाम होगा ना, उसमें आपको ये सेम टाइप और सेम ऐसे ही सवाल देखने को 100% मिलेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी पास किया है पिछली SSC GD। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आप भी इसी रणनीति से, क्योंकि मैंने भी इसी रणनीति से तैयारी की थी, तब जाकर के मैंने ये SSC GD 2021 एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी इसी रणनीति से और आप इस 2022 के एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो साथियों आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि और भी भाई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और वो भी सिलेक्शन ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।